नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की न्यूज ऑन वेब इंडिया सेगमेंट सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ लोकेशंस की जो आपके प्रीलिम्स के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो हम इनको एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे और ताकि ये आपके लिए याद करने में आसानी हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स होंगे जो इसमें डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपके अभ्यास प्रश्न के साथ जो आपको पिछले एपिसोड में दिया गया होगा। तो अभ्यास प्रश्न था कि चांग चेनमो घाटी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। अभी जो घाटी है चांग चेनमो, ये घाटी आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि अभी कुछ वक्त पहले यहाँ पे बर्फबारी हुई थी और ये जो है कारगिल के एरिया के आसपास की घाटी है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे अक्साई चिन से भी ये कहीं ना कहीं थोड़ा जुड़ाव रखती है, तो इसलिए स्ट्रेटेजिकली सामयिक दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको नाम बताया कि अक्साई चीन के पास है, कारगिल से पास है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये लद्दाख से बिलोंग करती है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं मैप में इसकी लोकेशन। ये आपका पूरा एरिया है और जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं जो थोड़ा सा येलोइश इसमें दिख रहा है, ये आपकी जो है बेसिकली चांग चेनमो घाटी है। अब यही इंपॉर्टेंट क्यों है आप देखेंगे यहाँ पे कि एक तो ये अक्साई चिन वाला पार्ट, अब ये अक्साई चिन वाला एरिया आपको पता है कि 1962 में चाइना ने इलीगली हमसे छीन लिया था। ठीक है, फिर हम दूसरी बात करें ये एरिया की, यहाँ पे जो आपको ये स्टार मार्क दिख रहा है ये है आपका दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे अगर भारत की बात करें या दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर अगर कोई हवाई पट्टी बनी हुई है तो वो यहाँ बनी हुई है। इस हवाई पट्टी का हमारे लिए इतना सामयिक दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बिकॉज जब भी आपके युद्ध जैसी कोई स्थिति बने तो हम अपने सैनिकों को यहाँ पे हवाई मार्ग से पहुंचाया जा सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए चाइना चाहता यहाँ पे आसपास इस एरिया में अग्रेशन करते रहता है। ठीक है, दूसरा ये एरिया आपके एलएसी के आसपास का भी है। ठीक है, इसलिए ये जो चांग चेनमो घाटी जो है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इस घाटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो हरी सी लाइन आपको दिख रही है ये आपकी घाटी है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम है चांग चेनमो रिवर। ठीक है, अब ये चांग चेनमो रिवर है इसलिए इसको चांग चेनमो घाटी बोलते हैं। दूसरा, ये नदी जो है श्योक नदी की सहायक नदी है। श्योक नदी आपने सुना होगा कि हमारे ट्रांस हिमालयाज में एक श्योक नामक नदी है जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो आपको तीन नदियां यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक चांग चेनमो नदी जो कि श्योक की सहायक नदी है और श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो आप ये इतना ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया ये लद्दाख के कारगिल में ताजा बर्फबारी हुई है, इसके लिए ये न्यूज में था। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा आपका लद्दाख। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल देखते हैं आज के एपिसोड का। कोलकाता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुरुआत में कालीकट, गोविंदपुर, सुतनूती सुतनूती के तीन गांव शामिल थे जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है जॉब चार्नोक को कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। तीसरा है कोलकाता बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। आपको इसमें से कितने कथन सही है उनका जवाब देना है। अब हम लोग एक बार देखते हैं कि जब आपको पता होगा कि आपने अपना मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि तीन जगहों को मिला करके कलकत्ता शहर की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये तीन जगह थी कालीकट, गोविंदपुर और सुतनूती। अब ये तीनों जगह इंपॉर्टेंट इसलिए थी कि आपको पता है कि अंग्रेजों का सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। यहीं से उन्होंने, आप ये देखा जाए तो पहले कलकत्ता आए, फिर धीरे 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 वहां पे इन्होंने पॉलिटिकली राजनीतिक जो चीजें हैं उनमें हिस्सा लेना स्टार्ट किया, दीवानी राइट्स भी मिले। फिर आपको पता है बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बक्सर हुआ, इसके बाद कलकत्ता पे पूरा कंट्रोल कर लिया था। तो कलकत्ता इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। अगर हम व्यापार की दृष्टि से माने तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलकत्ता से इनको मिलता था। ठीक है, और जाहिर है क्योंकि ये गंगा यमुना दोआब वाला रीजन था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने एक यूं क्या है कि शहर की स्थापना की जिसका नाम था कलकत्ता। तो ये स्टेटमेंट आपका सही जाता है। फिर जॉब चार्नेक को कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है जॉब चार्नेक और इनको कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। और ये तीन जगह है जो आप देखेंगे, सुतनुती, कालीकता और गोविंदपुर, इन तीनों को मिला करके इन्होंने जो है कलकत्ता बनाया था। ठीक है, फिर आ जाते हैं वापस सवाल पे। कोलकाता बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। जब हम मुहानों की बात करते हैं तो जनरली मुहाने जो है नदियों के होते हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी का मुहाना नहीं होगा, तो ये बात अपने आप में गलत हो जाती है। दूसरी बात, अगर हम देखें कोलकाता बंदरगाह जो है वो हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये कोलकाता का डॉक सिस्टम यहाँ पे ऊपर कहीं है और ये जो नदी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हुगली नदी है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, ना कि बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर। ठीक है,
तो यहाँ पे आ जाते हैं वापस अपने स्टेटमेंट पे। शुरुआत में इसमें कालीकट, गोविंदपुर, सूतमोती के 3 गांव शामिल थे जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य करते थे, सही है। जॉब चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है, सही है। कोलकाता बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, ये गलत है क्योंकि ये हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो सही है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल देश का पहला राज्य बन गया जिसने मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। राज्य विशिष्ट आपदा, ठीक है। दूसरा है, एक बार जब मुद्दा राज्य विशिष्ट आपदा घोषित हो जाता है तो इससे निपटने का दायित्व राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का होता है। तीसरा स्टेटमेंट है, राज्य विशिष्ट आपदा का प्रबंधन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार किया जाता है, ठीक है। आपको कितने स्टेटमेंट सही है वो यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि क्या सीन है। केरल जो है देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिन्होंने मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। ये तो है आपकी न्यूज, इसकी वजह से ये सवाल लिया गया है, ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, ठीक है। जब हम बात करते हैं मानव पशु संघर्ष की तो हम देखते हैं अक्सर ये मानव पशु संघर्ष अगर नंबर में देखा जाए तो आपके नीचे जो आपके पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, इस एरिया में मतलब दक्षिण वाले एरिया में और उत्तर पूर्व एरिया में ज्यादा होते हैं। इसका रीजन सिंपल सा है कि यहाँ पे बहुत सारे जंगल है और जंगल में बहुत सारी ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी जनजातियां रहती है। अब ये जनजातियां वहां रहती है और ये फॉरेस्ट में रहती है, तो वहां पे पशु भी रहते हैं, तो इनके बीच में संघर्ष होते रहता है, जो कि कॉमन सी बात है। अब हम नॉर्दर्न प्लेन्स की या फिर हम अगर उत्तरी भाग की बात करें जहाँ पे हमारे जो ये मैदान वगैरह है, तो वहां पे ऐसा इसलिए नहीं है कि वहां पे इतने घने जंगल नहीं है और वहां की जनजातियां मतलब इनके साथ इतने कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। इसलिए जनरली देखा जाएगा कि आपके दक्षिण के हिस्सों में जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका के जंगलों में या फिर उत्तर पूर्व के जंगलों में ऐसी चीजें होती रहती है, ठीक है। तो केरल देश का पहला राज्य है। इसके अलावा दूसरी बात करें, जब एक बार मुद्दा राज्य विशिष्ट आपदा घोषित हो जाता है, अब देखिए ये राज्य विशिष्ट आपदा घोषित हो गया है। आपदा घोषित होते ही इसकी जिम्मेदारी जो होगी वो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की होगी, इसीलिए उसको घोषित किया गया है आपदा, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाता है। राज्य विशिष्ट आपदा का प्रबंधन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से किया जाता है। अब जब ये राज्य विशिष्ट आपदा है तो इसका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से क्या लेना देना, ये अब जो है आपकी राज्य आपदा प्रबंधन या फिर आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत इसको रखा जाएगा, ठीक है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तो आपको पूछा गया कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो 1 और 2 जो है यहाँ पे सही है, ठीक है। अब आ जाते हैं, एक बार इसके लोकेशन देख लेते हैं। आप मैंने बताया कि केरला आपके पश्चिमी घाटों में नीचे की तरफ है और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरियाज है जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। जैसे आपको पता होगा यहाँ पे एक अष्टमुड़ी लेक है, एक वेम्बेनाड लेक है, कोल वेटलैंड है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कबिनी रिवर का रिजर्वायर है, ये इडुक्की रिजर्वायर है, मुल्ला पेरियार रिवर का रिजर्वायर है, पेरियार लेक है। ये सारे एरियाज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि केरला न्यूज में रहा है, इसकी वजह से आपको ये पढ़ लेना है, ठीक है। अब चलते हैं, जैसा कि उत्तर मैं आपको बता चुका हूं, उससे पहले हम लोग एक बार इसके बारे में बात करते हैं। मानव पशु संघर्ष का प्रबंधन वन विभाग की जिम्मेदारी है। जब ये मानव पशु संघर्ष था या फिर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट था, तब तक वन विभाग इसको देखता था, ठीक है। और इसका जो ये है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार किया जाता था, ठीक है। अब इसको राज्य विशिष्ट आपदा बना दिया तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का इस पे जिम्मेदारी बन जाता है, जो कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है, ठीक है। जब हम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात करते हैं तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। और ये पदेन अध्यक्ष होते हैं, जिसको आप बोलेंगे कि राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के जो पदेन अध्यक्ष है वो आपके मुख्यमंत्री है। जब हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर जब हम जिले के लेवल पे बात करें तो जिला आपदा ये प्रबंधन अधिनियम प्राधिकरण जो है वो जिला कलेक्टर के अंतर्गत आता है, ठीक है। लॉजिकल बात है ये तीनों, तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा। ये सवाल हम देख ही चुके हैं, इसका उत्तर जैसा कि मैंने बताया 1 और 2 होगा आपका, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अमूर फाल्कन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमूर फाल्कन एक आप यूं कहें प्रवासी पक्षी है, ठीक है। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। अमूर फाल्कन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें अपना नाम अमूर नदी से मिला है जो रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, नागालैंड में दोयांग झील को दक्षिण अफ्रीका में प्रजनन स्थलों से वार्षिक प्रवास के दौरान अमूर फाल्कन के लिए एक पड़ाव के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये दोयांग झील जो कि आप नागालैंड में यहाँ पे बोला है कि ये नागालैंड में है, इसको एक यूं कहें कि पड़ाव के रूप में देखा जाता है। हम देखेंगे ऐसा है कि नहीं है, आपको सही कथन
यहाँ पे चूज करने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एक बार इसके बारे में। ये फोटो जो आप देख रहे हैं ये अमूर फल्कन का है। ये कुछ पक्षी होते हैं जो रशिया और चीन के बॉर्डर पे आई क्योंकि आगे उस साइबेरिया तरफ से यहाँ की तरफ आते हैं। ये यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि उस वक्त पे आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ जाती है और हार्श क्लाइमेट हो जाता है। इसकी वजह से ये लोग नीचे की तरफ, ये दक्षिण की तरफ प्रवास करते हैं। ठीक है, तो ये लगभग आप ये देखेंगे कि अक्टूबर नवंबर के टाइम पे नागालैंड की तरफ आते हैं। ठीक है, तो जब ये नागालैंड की तरफ आते हैं तो यहाँ पे कुछ वक्त के लिए रुकते हैं और कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है इनकी यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे कीड़े जो है मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर ये आगे की तरफ जाते हैं और ये दक्षिण अफ्रीका की तरफ यहाँ जो है प्रजनन की एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे आते हैं, ब्रीडिंग एक्टिविटीज के लिए आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ जब ये जब अपना ब्रीडिंग एक्टिविटीज हो जाती है तो उसके बाद ये फिर से वापस जाते हैं। लेकिन उस वक्त ये ज्यादा देर यहाँ नागालैंड में नहीं रुकते हैं क्योंकि इस टाइम पे वो कीड़े जो पहले इनके लिए मौजूद थे खाने के लिए वो यहाँ पे ज्यादा मौजूद नहीं होते, इसलिए यहाँ नहीं रुकते, सीधे की सीधे वापस चीन और रूस की तरफ निकलते हैं। अब ये जो एरिया है ये आपका चीन और रूस के बॉर्डर पे है, जहां से ये आते हैं फिर दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, बीच में ये नागालैंड में दोयांग झील के ऊपर यहाँ पे अपना एक पड़ाव डालते हैं। ठीक है, ये बात हो गई पूरी। अब आ जाइए, इन्हें अपना नाम अमूर नदी से मिला है जो रूस और चीन के बीच में सीमा बनाती है, ये सही बात है। फिर नागालैंड के दोयांग झील को दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए बीच में एक पड़ाव के रूप में ये लोग यूज करते हैं, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। दोनों के दोनों कथन जो है सही है, सी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए, राखीगढ़ी, बनावली और भिराना उपयुक्त स्थलों में से कितने हरियाणा राज्य में है। ठीक है, अब ये सवाल इसलिए लिया गया है, एक तो पहली बात हरियाणा में कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उन पे स्टे लगा दिया था, उसकी वजह से हरियाणा न्यूज में था। इसके अलावा एक और चीज थी, जब हम बात कर रहे हैं कि ये स्थल, ये तीनों के तीनों स्थल आप देखेंगे सिंधु नदी सभ्यता के स्थल है या हड़प्पन सिविलाइजेशन के आपके स्थल है। ये राखीगढ़ी और बनावली जो है हड़प्पन सभ्यता के स्थल है। ठीक है, और भिराना की हम लोग बात करते हैं, ये तीनों इसके अलावा जब हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसके अभी रिसेंटली यहाँ पे एक खटिया गांव जो कि गुजरात में है। ठीक है, और एक पड़ता बेट, ये भी एरिया जो कि गुजरात में है, ये अभी न्यूज में रहे थे और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के या सिंधु नदी सभ्यता के कुछ प्रोमिनेंट सेंटर है। और अभी रिसेंटली यहाँ पे खुदाई हुई, उस खुदाई के अंदर पड़ता बेट के अंदर एक कब्र मिली है। ठीक है, और आज से कुछ साल पहले खटिया गांव में खुदाई हुई थी, वहां लगभग 500 कब्रें मिली थी एक साथ, तो इसलिए ये न्यूज में था, इसलिए हमने ये सवाल लिया है। अब आप बात करें राखीगढ़ी, बनावली, भिराना, तो ये तीनों की तीनों जगह जो है वो आपकी हरियाणा में स्थित है। एक बार मैप देख लेते हैं यहाँ पे, तो राखीगढ़ी आप यहाँ देख सकते हैं, बनावली यहाँ पे वो भी हरियाणा में है, तो ये भी आप देख सकते हैं, और भिराना भी हरियाणा में मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा जब बात करें तो और भी बहुत सारी जगह हैं। यहाँ पे देखिए कालीबंगा हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे हड़प्पा है, मेहरगढ़ है, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा बेसिकली पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। जब हम बात करते हैं इधर भारत वाली साइड में, तो कालीबंगा वगैरह जो एरिया है वो यहाँ पे, कालीबंगा आपके राजस्थान में। ठीक है, फिर यहाँ पे और भी कुछ साइट्स है, जैसे कोट डीजी हो गया आपका, और अमरी हो गया, चन्हूदार हो गया, ये कुछ फेमस साइट है जो सिंधु घाटी सभ्यता से बिलोंग करती है, आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इस एरिया की, गुजरात के एरिया की, ये अभी खबरों में था इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये धोलावीरा आपको पता होगा, यहाँ पे स्टेडियम वगैरह मिला था। ठीक है, फिर हम बात करें लोथल की, तो लोथल आपको पता होगा कि ये उस सभ्यता के दौरान एक काफी प्रोमिनेंट और महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ठीक है, अब जब धोलावीरा से थोड़ा सा यहाँ जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको एक गांव मिलेगा खटिया गांव। ठीक है, और खटिया गांव से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे एक एरिया है जिसको बोलते हैं पड़ता बेट, और ये खटिया गांव और पड़ता बेट क्यों खबरों में थे मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, तो ये एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये खटिया गांव और पड़ता बेट दोनों ही कच्छ में है। ठीक है, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो जैसा कि मैं बताया, तीनों ही जगह जो है आपकी हरियाणा में मौजूद है। अगला सवाल देखते हैं, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है, यह हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है, यह राजाजी उद्यान और सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है। ठीक है, इसमें से कितने सही है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मैप्स की। उससे पहले मैं आपको बता दूं तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अभी इसलिए न्यूज में था क्योंकि क्या है कि इस पर्टिकुलर उद्यान के आसपास कुछ 4 परियोजनाएं या 4 प्रोजेक्ट जो थे वो अप्रूव किए गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे, इनको अप्रूव किया गया था राज्य के द्वारा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया था। ठीक है, इसकी वजह से ये एरिया न्यूज में। ठीक है, अब आ जाते हैं हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है, आप आइए यहाँ पे देख रहे हैं मैप, ये है कलेसर नेशनल पार्क आपका, हरियाणा के
अगर हम लोग उत्तर पूर्वी हिस्से में देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये यमुनानगर स्थित है, और यमुनानगर एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की जहाँ से यमुना नदी गुजरती है, सिर्फ एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका कालेसर नेशनल पार्क है, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा था कि शिवालिक की तलहटी में है, ये आपका येलो पार्ट है, जो ये पीला हिस्सा है ये आपका शिवालिक है। और यहाँ पे हरियाणा का ये हिस्सा जो कालेसर नेशनल पार्क की बात करें वो यहाँ पे कहीं है, और ये जो है आपके शिवालिक की तलहटी में ये कहा जा सकता है, ठीक है। अगला जो स्टेटमेंट था वो कुछ इस तरह का था कि ये आपके राजाजी नेशनल पार्क और सिंबल बाड़ा से जो है सटा हुआ है। तो ये जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं ना, ये एकदम बाउंड्री बराबर नहीं होती कि भाई मान लीजिए कि ये सिर्फ हरियाणा में है, ये सिर्फ उसमें है। तो ये पूरा एरिया ही फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। जब ये पूरा एरिया, हालांकि उत्तराखंड से हरियाणा की सीमा साझा नहीं होती, फिर भी ये पूरा एरिया जो है वो एक फॉरेस्ट एरिया है। और यहाँ पे आप ये कहेंगे कि ये कॉन्टिजियस जोन है जो एक दूसरे से मिला हुआ है। और यहाँ पे आप पाएंगे कि हिमाचल का जो ये सिंबलवाड़ा है, हरियाणा का जो कालेसर है, और यहाँ पे ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है, ये तीनों का एरिया यहाँ पे एक दूसरे से सटा हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तीनों स्टेटमेंट आपसे सही है, तो आप कहेंगे सी आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हसदेव अरण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव अरण्य के जंगल भारत के सबसे व्यापक सन्निहित वन क्षेत्रों में से एक है। हसदेव के जंगल महानदी की सहायक नदी हसदेव नदी का जल ग्रहण क्षेत्र में है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सही विकल्प चुनना है। अब जब हसदेव अरण्य की बात करें तो ये इसलिए न्यूज में था कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है आलोक शुक्ल या आलोक शुक्ला, इनको अभी एक प्राइज मिला है, गोल्ड बेंच प्राइज। अब गोल्ड बेंच प्राइज को क्या आप ये कह सकते हैं कि ये एक ग्रीन नोबेल काइंड ऑफ प्राइज है, जो नोबेल प्राइज की हम लोग चर्चा करते रहते हैं। तो ये ग्रीन नोबेल जैसा एक प्राइज है जो इसलिए अपने आप में इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उनको ये प्राइज, ये पुरस्कार इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने हसदेव अरण्य को बचाने के लिए अभियान चलाया था, ठीक है। तो इसलिए ये चर्चा में था और इसलिए हमने ये सवाल लिया है। छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव अरण्य के जंगल भारत के सबसे कह सकते हैं व्यापक जंगलों में से एक है। यहाँ पे आप देखिए, ये आपके छत्तीसगढ़ का मैप है, और अगर हम देखें उत्तरी भाग में यहाँ पे ये हसदेव अरण्य जो है मौजूद है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम देखें, यहाँ पे एक नदी के बारे में बात हुई है, हसदेव नदी। यहाँ पे आप देखिए ये नदी है आपकी, ये हसदेव नदी है, और ये अल्टीमेटली जाकर के महानदी के अंदर मिलती है। तो आप कह सकते हैं हसदेव नदी जो है महानदी की सहायक नदी, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो आपके दिए गए हैं वो यहाँ पे सही हो जाता है। छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव अरण्य ये सही है। दूसरा, हसदेव के जंगल में महानदी की सहायक नदी हसदेव नदी का जलग्रहण क्षेत्र है, ये भी सही है। तो आपके दोनों सी उत्तर हो जाएगा, दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देवचा पचामी कोयला खदान परियोजना, जिसे भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार वाला माना जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अब ये जो परियोजना है, या फिर यूं कहें कि ये कोयला खदान है देवचा पचामी, ये भी खबरों में इसलिए है क्योंकि वहां की जो लोकल जनजातियां हैं, वहां की जो रहने वाली जनजातियां, उनको इस परियोजना से काफी प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि अगर ये कोयला खदान वहां होगी तो वहां इंडस्ट्री वगैरह सेटअप होगी, जिससे उनको वहां से जो है रिप्लेस किया जाएगा, वहां से उनको हटाया जाएगा, ठीक है। इसलिए ये परियोजना अभी चर्चा में थी। जब हम बात करते हैं कहाँ पे मौजूद है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, और यहाँ पे कहीं पे ये परियोजना आपकी मौजूद है, जिसे देवचा पचामी नाम से जाना जाता है। इसलिए इनके जो लोकल लोग हैं जो वेस्ट बंगाल के, उनको इससे काफी दिक्कत हो रही है। आप आएंगे यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि ये पश्चिम बंगाल में मौजूद है। आपका डी जो है वो सही उत्तर होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके अभ्यास प्रश्न की तरफ। ये आपके इस वीडियो का अंतिम चरण है। निम्नलिखित बांधों पर विचार कीजिए। श्रीशैलम, तुंगभद्रा, नागार्जुन सागर, उत्तर से दक्षिण तक इन बांधों का सही कालानुक्रमिक तो नहीं, सिर्फ आप ये कहेंगे कि सही क्रम क्या है उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है। आपके नीचे कुछ कोड दिए गए हैं, इन कोड को ध्यान में रखते हुए आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा और इसको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। मैं फिर से मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।